नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा कैपिटल पे। आज से उपन्यास की श्रेणी शुरू करने वाला हूँ। मैं सोच रहा था बहुत दिन से काफ़ी लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि सर उपन्यास शुरू कर दो, उपन्यास शुरू कर दो। तो उपन्यास शुरू करने से पहले मेरी एक बात तो हमेशा याद रखना कि आपको संपूर्ण उपन्यास नहीं पढ़ना है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अगर उतना ध्यान रखेंगे तो बहुत है। मैं मानता हूँ 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं उपन्यास में, तो अगर आप 4-5 भी कर ले रहे हैं तो उपन्यास में बहुत ठीक है। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आप सब कुछ जो है उपन्यास में गँवा देंगे। क्योंकि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके दूसरी यूनिट से आते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा पकड़ तो दूसरी यूनिट की पकड़ बनानी है। 1, 2, 3 लगभग में 3 यूनिट ये, बाकी कहानी, नाटक, निबंध, ठीक है? उपन्यास और निबंध को आप उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। मात्र पात्र परिचय, भूमिका सबकी पढ़ेंगे, बस, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यानी कहने का अर्थ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अगर इतना तैयार करते रहेंगे तो 4-5 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएँगे यहाँ से, ठीक है? और बाकी सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पर आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों की दुआ की वजह से मैं ठीक हो गया हूँ अब। बहुत ज़्यादा खैर स्वस्थ नहीं हूँ, पर हाँ, क्लास लेने लायक मैं हो चुका हूँ। तो मैं अब सोच रहा हूँ दिवाली तक आपके उपन्यास समाप्त कर दूँ। एक-एक उपन्यास पे रोज़ क्लासें दे दूँगा ताकि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही ध्यान रखना। मैं यही बार-बार आप लोगों से चाहता हूँ। संपूर्ण उपन्यास पढ़ने के चक्कर में सब कुछ मत गँवा देना दोस्त, ठीक है? कि चलो सब कुछ पता तुम अपना, मैं बार-बार यही समझाता, देखो मैंने भाई एग्ज़ाम कोई निकाला है तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ चुका हूँ कि जो भी बच्चे उपन्यास और निबंध को बहुत गहराई में पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो टाइम सारा उधर गँवा देते हैं और इसीलिए उनका हो नहीं पाता है। आप ये ध्यान रखें कि कहाँ से ज़्यादा पेपर बन रहा है, ठीक है? मैं बार-बार कहता हूँ दूसरी यूनिट पे पकड़ बनाइए, पहली, दूसरी, तीसरी, नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास और निबंध को सिर्फ़ उतना पढ़िए जितना ज़रूरी है, ठीक है? तो चलो पढ़ते हैं परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोग जानते हैं। मैं पूरी भूमिका उठा लिया हूँ। मन से ये सब निकाल दो कि इसमें कुछ छूटेगा, यानी भूमिका मैंने पूरी रख दी है और इस लेवल का इसी रूप में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ताकि पढ़ने में अच्छा लगे। ये भूमिका है पूरी, अभी भी भूमिका चल रही है और यहाँ से फिर आपके कुछ एक आधे पॉइंट मिलेंगे, फिर पात्र परिचय है, ठीक, फिर थोड़ा कथा सार है, फिर जो इम्पोर्टेंट कथन है वो मैं दे दिया हूँ। ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत इसमें और नहीं, 41 के 41 प्रकरण भी इसमें हैं। चलो शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी का प्रथम मौलिकता निवेदन। ये भी याद रखना है, आपको याद क्या रखना है कि भाई निवेदन में इन्होंने निवेदन के नाम से ही भूमिका लिखी है, ठीक है? लाला श्रीनिवास दास ने इन्होंने कहा है, क्या कहा है भाई, कि अब तक नागरी और उर्दू भाषा में अनेक, देखो यहाँ पे लिखने के तरीका देखो, मैं और मैं, यानी सर्वनाम और संज्ञा एक में जोड़ दिया इन्होंने, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ये अलग तरीके से पुस्तक लिखी गई कि अब तक नागरी और उर्दू भाषा में अनेक तरह की अच्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं, परंतु मेरे जान इस रीत से यानी इस प्रकार से कोई नहीं लिखी गई। इसलिए अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। बहुत इम्पोर्टेंट ये पंक्ति को पूछी जाती है। परंतु नई चाल होने से ही कोई चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, बल्कि साधारण रीत से तो नई चाल में तरह-तरह की भूल होने की संभावना रहती है और मुझको अपनी मंद बुद्धि से और भी अधिक भूल होने का भरोसा है। इसलिए मैं अपनी अनेक तरह की भूलों से क्षमा मिलने का आधार केवल सज्जनों की कृपा दृष्टि पर रखता हूँ। भूमिका को ध्यान में रखना है भाई, भूमिका की हमेशा पूछते हैं। यह सच है कि नई चाल की चीज़ देखने को सबका जी ललचाता है, परंतु पुरानी रीत के मन में समाये रहने और नई रीत को मन लगाकर समझने में थोड़ी मेहनत होने से पहले पढ़ने वाले का जी कुछ उलझने लगता है और मन उछट जाता है। इससे उसका हाल समझ में आने के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ खुलासा किया चाहता हूँ। अब क्या करने चाहते हैं ये भी देख लेते हैं। पहले तो पढ़ने वाले इस पुस्तक में सौदागर की दुकान, याद रखना सबसे पहला प्रकरण सौदागर की दुकान है।
सौदागर की दुकान का हाल पढ़ते ही चकरावेंगे, क्योंकि अपनी भाषा में अब तक वार्ता रूपी यानी जो वार्तालाप है, जो पुस्तकें लिखी गई हैं, उनमें अक्सर नायक नायिका वगैरह का हाल ठैठ से यानी ठाट बाट से सिल सिलसिलेवार यानी यथाक्रम लिखा गया है। जैसे कोई राजा, बादशाह, सेठ, साहूकार का लड़का था, उसके मन में इस बात से यह रुचि हुई और उसका यह परिणाम निकला। ऐसा सिलसिला कुछ भी नहीं मालूम होता। लाला मदन मोहन एक अंग्रेज की सौदागर की दुकान में असबाब देख रहे हैं, मतलब कुछ खरीदने वाले हैं। लाला ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर सिंभू दयाल, देख लो कौन कौन है। लाला ब्रज किशोर हैं, मुंशी चुन्नीलाल हैं और मास्टर सिंभू दयाल उनके साथ हैं। इनमें मदन मोहन कौन, ब्रज किशोर कौन, चुन्नीलाल कौन, सिंभू दयाल कौन, उनका स्वभाव कैसा है, परस्पर संबंध कैसा है, हर एक की हालत क्या है, यहाँ इस समय इसलिए इकट्ठा हुए हैं, यह बातें पहले से कुछ भी नहीं जताई गई। हाँ, पढ़ने वाले धैर्य से सब पुस्तक पढ़ लेंगे तो अपने अपने मौके पर सब भेद खुलता चला जाएगा और आदि से अंत तक सब मेल मिल जाएगा। परंतु जो साहब इतना धैर्य न रखेंगे वह इसका मतलब भी नहीं समझ सकेंगे। समझ लेना आराम से। अलबत्ता किसी नाटक में यह रीति पहले से पाई जाती है, परंतु इसकी लिखने की रीति जुदी है। नाटक में जिसका वचन होता है उसका नाम आदि में लिख देते हैं, यानी शुरू में लिख देते हैं, और पैराग्राफ उसका वचन समझा जाता है। परंतु इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसा चिन्ह अर्थात इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन के भीतर कहने वाले का वचन यानी कथन लिखा जाता है और कहने वाले का नाम वचन के बीच में या अंत में, जहाँ पुस्तक रचने वाले को जगह मिलती है वहाँ लिख देता है, अथवा नाम लिखे बिना पढ़ने वाले को कहने वाले का वचन मालूम हो सके तो नहीं भी लिखता। एक आदमी का वचन यानी वही कथन बहुत करके एक पैराग्राफ में पूरा होता है, परंतु कहीं कहीं किसी के वचन में और विषय आ जाते हैं, तो ऐसा चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमा में पहला वचन पूरा किए बिना दूसरे पैराग्राफ के आदि से ऐसे चिन्ह में लगाकर उसी का वचन जारी रखा जाता है और वचन के बीच में दूसरे का वचन आ जाता है, तो वहाँ उस वचन को अलग दिखाने के लिए उस पर भी अक्सर इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए जाते हैं। परंतु जो वचन चिन्हों के भीतर नहीं होते वह पुस्तक रचने वाले की तरफ से होते हैं, और चिन्हों में ऐसा कॉमा, किंचित विश्राम, ऐसा सेमी कोलन अथवा कोलन, अर्ध विश्राम यानी वही अर्ध विराम, ऐसा फुल स्टॉप पूर्ण विराम, ऐसा जो है इन्वेटरोगेशन प्रश्न की जगह, ऐसा ये सब सिंबल हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। आश्चर्य अथवा संबोधन वगैरह के जो शब्द जोर देकर बोलने चाहिए उनके आगे ऐसा चिन्ह बात अधूरी छोड़ने के समय लगाया जाता है, और ऐसे चिन्हों यानी पेरेंथेसिस के भीतर पहले पद का खुलासा अर्थ या चलते प्रसंग में कोई दो तरफी अथवा विशेष बात जतानी होती है वह लिख देते हैं। इस पुस्तक में दिल्ली के याद रखना, दिल्ली के कल्पित फर्जी रईस का चित्र उतारा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसको जैसे का तैसा अर्थात स्वाभाविक दिखाने के लिए संस्कृत अथवा फारसी अरबी के कठिन कठिन शब्दों की बनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल पर ज़्यादा दृष्टि रखी गई है। अलबत्ता जहाँ कुछ विद्या विषय आ गया है वहाँ विवश होकर कुछ कुछ शब्द संस्कृत आदि के लेने पड़े हैं, परंतु जिनको ऐसी बातों को समझने में कुछ झमेला मालूम हो उनकी सुगमता के लिए ऐसे प्रकरणों पर ऐसा चिन्ह लगा दिया गया है जिससे उन प्रकरणों को छोड़कर हर एक मनुष्य सिलसिलेवार वृत्तांत पढ़ सकता है। इस पुस्तक में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी की कविता का तर्जुमा अपनी भाषा के छंदों में हुआ है, परंतु छंदों के नियम और दूसरे देशों का चाल चलन जुदा होने की कठिनाई से पूरा तर्जुमा करने के बदले कहीं कहीं भावार्थ ले लिया
गया है। याद रखना। अब इस पुस्तक के गुण दोषों पर विशेष विचार करने का काम बुद्धिमानों की बुद्धि पर छोड़कर मैं केवल इतनी बात निवेदन किया चाहता हूँ कि कृपा करके कोई महाशय पूरी पुस्तक वांचे बिना अपना विचार प्रकट करने की जल्दी ना करें। कथन पर ध्यान रखना है आपको, ना करें। और जो सज्जन इस विषय में अपना विचार प्रकट करें वह कृपा करके उसकी एक नकल मेरे पास भी भेज दें। यदि कोई अखबार वाला उस अंक की कीमत चाहेगा तो वह तत्काल उसके पास भेज दी जाएगी। जो सज्जन तरफदारी यानी पक्षपात छोड़कर इस विषय में स्वतंत्रता से अपना विचार प्रकट करेंगे मैं उनका बहुत उपकार मानूंगा। ये निवास दास जी कह रहे हैं। अब पॉइंट ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि यहाँ से कौन कौन मतलब कहाँ कहाँ से इन्होंने उठाया है पॉइंट। देखो, इस पुस्तक के रचने में मुझको यानी निवासी कह रहे हैं कि महाभारत आदि, संस्कृत, गुलिस्ता वगैरह फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्ड स्मिथ, विलियम कपूर आदि के पुराने लेखों और सुविबोध आदि के वर्तमान शिला जो है रिसालों से बड़ी सहायता मिली है। इसलिए इन सब का मैं बहुत उपकार मानता हूँ। देख लो किसको किसको उपकार मान रहे हैं। दीनदयाल परमेश्वर की निहर्त की कृपा से सच्चे मन से अमित उपकार मानकर यह लेख समाप्त करता हूँ। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सज्जनों का कृपा अभिलाषी यानी कृपा का अभिलाषी श्री निवास दास, दिल्ली। याद रखना, ये आपकी संख्या है, सब पॉइंट याद रखना है। अच्छा, आगे देखते हैं। इस उपन्यास में कुछ और भी पॉइंट है कि यह उपन्यास 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सबसे पहली बात तो यह है, कितने में? 1882 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ध्यान रखना। उपन्यास में तत्कालीन मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण भी मिलता है जो पश्चिमी आधुनिकता से विशेष प्रभावित था। और पॉइंट इसमें देखो कौन से हैं। और यह है कि यह उपन्यास कथा प्रधान नहीं है बल्कि उपदेश प्रधान है। पॉइंट याद रखना। मुख्य पात्र देखते हैं तो सबसे पहला पात्र आते हैं लाला मदन मोहन। उपन्यास का मुख्य पात्र जो एक धनवान व्यापारी है लेकिन गलत संगति में फंसा रहता है, अंत में जेल जाता है जहां से एक सच्चा मित्र उसे बचा कर लाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लाला ब्रजकिशोर, लाला मदन मोहन का सच्चा मित्र जो उसे हमेशा सही सलाह देता है और अंत में निकाले जाने पर भी अपने मित्र को जेल से बचा लाता है। पेशे से वकील एवं समझदार इंसान है। कौन? ब्रजकिशोर। मुंशी चुन्नीलाल, ये भी ध्यान रखना, मदन मोहन का चापलूस मित्र जो पहले लाला ब्रजकिशोर के यहाँ 10 रुपये महीने का नौकरी करता था। मुंशी चुन्नीलाल। मास्टर सिंभू दयाल, देखो, लाला मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए रखा गया था, बाद में उसकी चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा करता है। हरकिशोर, लाला मदन मोहन से बैर हो जाने के कारण सभी व्यापारियों को भड़काकर लाला मदन मोहन पर मुकदमा करवाता है। ये भी याद रखना है। गौड़ पात्र देखो कौन कौन है। कामनी, मदन मोहन की पत्नी। प्रेमवदा, ब्रजकिशोर की पत्नी। याद रखना, कामनी मदन मोहन की कम, याद रखना, कम। कामनी मदन मोहन की पत्नी है, प्रेमवदा ब्रजकिशोर की पत्नी। प्रेमवदा माने जानते हो क्या होता है? जो प्रिय बोलती है उसको प्रेमवदा कहा जाता है। पंडित पुरुषोत्तम दास मित्र हैं। हकीम अहमद हुसैन ये भी एक मित्र हैं। बाबू बैजनाथ मित्र हैं। लाला हरदयाल मित्र हैं। सब पात्रों का याद रखना है। हरगोविंद ये पंसारी का लड़का है। पंसारी नहीं, पंसारी का लड़का है। पंसारी का लड़का है। मिस्टर ब्राइट है, इंपॉर्टेंट। निहाल चंद मोदी हैं। आगा हसन जान है। ये पात्र हैं। कथासार देख लेते हैं। इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के एक ऐसे कारोबारी व साहूकार लाला मदन मोहन की है जो एक समृद्ध वैश्य परिवार में जन्म लेता है और उसे अपने पिता की मेहनत व धीरे से बड़ी दौलत विरासत में मिलती है, लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रभाव में पड़कर लगातार अपव्यय करता है। वो युवावस्था में गलत संगति में पड़कर अपनी सारी दौलत खो बैठता है। उसे आदमी की फर्क नहीं है। वह अपने सच्चे मित्र लाला ब्रजकिशोर जो उसके हर अनुचित कार्यों से पहले उसे टोकता था, उसे दूर कर देता है।
जबकि चुन्नीलाल शंभु दयाल बैजनाथ आदि को अपने साथ रखता है और ये सारे अवसरवादी लोग उसके हर अनुचित कार्य पर प्रोत्साहन देते हैं, उसकी खुशामद करते हैं तथा उसे अपनी स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इन लालची लोगों द्वारा दी गई गलत सलाहों के कारण लाला मदन मोहन जल्द ही कर्जे में डूब जाता है। उसी समय हर किशोर से उसका बैर हो जाता है और वह सारे लेनदारों को इकट्ठा करके लाला मदन मोहन पर मुकदमा चला देता है। विपत्ति के समय लाला मदन मोहन के सारे कपटी, लालची, मौकापरस्त मित्र उसका साथ छोड़ देते हैं। अंत में उसका सच्चा, शिक्षित, बुद्धिमान वकील मित्र लाला बृजकिशोर उसका साथ निभाता है और उसकी खोई हुई संपत्ति वापस दिलवाता है। अंत में लाला मदन मोहन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह चापलूसी करने वाले मित्रों तथा दुर्व्यसनों से भी तौबा कर देता है। याद रखना है, उपन्यास 41 प्रकरणों में विभक्त है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितने हैं? 41 प्रकरणों में विभक्त है। कौन कौन सी है? सौदागर की दुकान सबसे पहला है, आपको याद रखना है। अकाल में अधिक मास, संगति का फल, मित्र मिलाप, विषयासक्त, भले बुरे की पहचान, सावधानी, सब में हाँ, सभासद, प्रबंध, सज्जनता, सुख दुख, बिगाड़ का जो है मूल विवाद, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा पिय, सुरा शराब जिसको कहते हैं, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, पतिव्रता, संशय, प्रामाणिकता, हाथ से पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर, साहसी पुरुष, दिवाला, लोक चर्चा, फूट का काला मुंह, बातचीत, नैराश्य, चालाक की चूक, अदालत, मित्र परीक्षा, हीन प्रवाह, स्तुति निंदा का वेद, धोखे की टट्टी, विपत्ति में धैर्य, सच्ची प्रेत भय, सुधारने के लिए सुख की परमावधि। ठीक है, ये इनके 41 प्रकरण हैं। देखो, मैं वो भूल गया हूँ, पर इस पे मैंने गाना बनाया था। ये सभी को जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो मुझे 41 के 41 क्रम एकदम क्रम से याद थे। कुछ गाना था, माफ़ करना, जो मुझे कुछ भूला हुआ महसूस हो रहा है, बहुत समय पहले बनाया था कि सौदा लेने काल गया, फल मिला मित्रों से मुझको, कि सौदा लेने काल गया, फल मिला मित्रों से मुझको, और विषयों से हम बुरे रहे, सावधान करे हाँ मुझको। समझना कि जब सभा का प्रबंध किया सज्जन ने, सुख दुख में बिगाड़ हुआ, पत्रों से प्रिया सुरा स्वतंत्र, हाय मुझे क्यों क्षमा किया, हाय मुझे क्यों क्षमा किया। फिर तुम स्वतंत्र रहो, कृतज्ञ रहो, पतियों में संशय बना रहे, तुम स्वतंत्र रहो, कृतज्ञ रहो, पतियों में संशय बना रहे, ये प्रमाण मैं देता हूँ हाथों से, साहस दीवाला निकलेगा, मुँह पर बातचीत करो, नैरा से चाला निकलेगा। अरे मुँह पर बातचीत करो, नैरा से चाला निकलेगा। फिर क्या है? मैं गया अदालत परीक्षा देने, मैं गया अदालत परीक्षा देने, ही निंदा से देखा गया, जब धोखा दिया, आगे चलो, जब धोखा धैर्य दिया प्रीति ने, प्रेत भय सुधारने चला गया, और 41 प्रकरण याद हुए, सुख की परमावधि चला गया। तो याद रखना कुछ इसी प्रकार की थी, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, दोबारा कभी पढ़ाऊँगा तो इसको एकदम अच्छे से सुना दूँगा। विशेष देखते हैं इसमें क्या है कि उपन्यास में प्रतीकात्मक रूप से ईस्ट इंडिया, याद रखना, कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया। पॉइंट याद रखना। इस उपन्यास के हर प्रकरण की शुरुआत संस्कृत, ब्रज, फारसी आदि भाषा के साथ साथ इंग्लैंड, यूनान आदि के प्रमुख विद्वानों के विचारों के पद्यानुवाद से होती है। ठीक है। उपन्यास दिल्ली के आसपास की बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। उपन्यास में आए पद्मों की भाषा, यानी जो पद हैं उनकी भाषा ब्रज है, बहुत इम्पोर्टेंट है।
जो पद्य हैं उनकी भाषा ब्रज है, जबकि जो गद्य है वो खड़ी बोली में है। ये उस युग के प्रभाव का कारण है। उपन्यास में तत्कालीन समाज में व्याप्त अशिक्षा, लोभ, प्रपंच, दिखावे और दयनीय स्थिति की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। देखते हैं कुछ प्रमुख उदाहरण। ये तो तुम्हारा उसी से कथन लिया था मैंने, भूमिका से, कि अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक होगी। यह सच है कि नई चाल के देखने को सबका जी ललचाता है, परंतु पुरानी रीत के मन में समाये रहने और नई रीत के मन लगाकर समझने में थोड़ी मेहनत होने से पहल पढ़ने वाले का जी कुछ उलझने लगता है और मन उछट जाता है। इम्पोर्टेंट। बलायत की यह सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है, केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले न बनाओ, आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो। ये कथन मिस्टर ब्राइट का है। इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रीत का सुख ऐसा ही है, अलौकिक है। संसार में जिन लोगों को भोजन के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं मिलता, उनको भी अपने दुख सुख के साथी प्राणोपम मित्र के आगे अपना दुख रोकर, छाती का बोझ हल्का करने पर, अपने दुखों को सुन कर उसके जी भर आने पर, उसके धैर्य देने पर, उसके हाथ से अपनी जो है डबडबाई हुई आंखों के आंसू पोंछ जाने पर जो संतोष होता है, वह किसी बड़े राजा को लाखों रुपए खर्च करने से भी नहीं हो सकता। कथन किसका है? लाला हरदयाल का है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो परोपकार की इच्छा ही अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूल खर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुंब, परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता की, तो उससे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी। इसी तरह कुपात्र में भक्ति होने से लोकी परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। न्यायपरता यद्यपि सब वृत्तियों का समान रखने वाली है, परंतु इसकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती, क्षमा नहीं रहती। कथन किसका? लाला बृजकिशोर का है। बहुत इंपॉर्टेंट है कथन। ये हिंदुस्तान की भूमि में ईश्वर की कृपा से उन्नति करने के लायक सब सामान बहुतायत से मौजूद है। केवल नदियों के पानी ही से बहुत तरह की कलें चल सकते हैं, परंतु हाथ हिलाए बिना अपने आप ग्रास मुख में नहीं जाता, नहीं युक्तियों का उपयोग किए बिना काम नहीं चलता। कथन किसका है? बृजकिशोर का है। देश की उन्नति अवनति का आधार वहाँ के निवासियों की प्रकृति पर है। सब देशों में सावधान और असावधान मनुष्य रहते हैं, परंतु जिस देश के बहुत मनुष्य सावधान और उद्योगी होते हैं, उसकी उन्नति होती जाती है, और जिस देश में असावधान और कम कस विशेष होते हैं, उसकी अवनति होती जाती है। हिंदुस्तान में इस समय और देशों की अपेक्षा सच्चे सावधान बहुत कम हैं, और जो हैं वे द्रव्य की असंगति से अथवा द्रव्याणुओं के अज्ञानता से अथवा उपयोगी पदार्थों की अप्राप्ति से अथवा नई नई युक्तियों के अनुभव करने की कठिनाइयों से निरर्थक से हो रहे हैं, और उनकी सावधानता वन के फूलों की तरह कुछ उपयोगी किए बिना वृथा नष्ट हो जाती है। परंतु हिंदुस्तान में इस समय कोई सावधान न हो, यह बात हरगिज नहीं है। कथन किसका है? लाला बृजकिशोर का है। मनुष्य जिस बात को सुन से चाहता है, उसका पूरा होना ही सुख का कारण है। उसमें हर्ज पड़ने ही से दुख होता है। मास्टर सिंह का कथन है। हिंदुस्तान की उन्नति नहीं होती, विद्याभ्यास गुण कोई नहीं जानता, अखबारों की कदर कोई नहीं करता, अखबार जारी करने वालों को नफ़े के बदले नुकसान उठाना पड़ता है। हम लोग अपना दिमाग खिपा कर देश की उन्नति के लिए आर्टिकल लिखते हैं, परंतु अपने देश के लोग उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है, पर स्वेच्छाचारी नहीं बनाया, क्योंकि उसको प्रकृति के नियमों में अदल बदल करने की कुछ शक्ति नहीं दी गई है। लाला बृजकिशोर का कथन है। वर्तमान समय के अनुसार सबके फायदे की बातों पर सत्शास्त्र और शिष्टाचार की एकता से बर्ताव करना सच्ची स्वतंत्रता है। वे इम्पोर्टेंट लाला बृजकिशोर का कथन। दंड का प्रयोजन किसी अपराधी से बदला लेने का नहीं है, बल्कि आगे के लिए और अपराधों से लोगों को बचाने का है। मास्टर सिंह दयाल का कथन है। और मैं यही चाहूँगा कि जितना मैंने पढ़ाया है
इतना बहुत इनफ है। अगर इतना आप लोग तैयार कर लेते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। देखो वैसे तो उपन्यास में कुछ भी पूछा जा सकता है, मगर एक मानक की दृष्टि से आपको पढ़ना है, जितना कि एग्ज़ाम में आपको रख सको। और मैं बार-बार कहूँगा कि आप लोगों को करना क्या है, 1 से 8 यूनिट पकड़ बनाइए। उपन्यास और निगद्य विधा पर उतना नहीं ज़रूरी है, जितना इन 8 यूनिटों पे पकड़ बनानी ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम यहीं से ज़्यादा निकलेंगे। उपन्यास और निगद्य विधा पढ़ने से एक बहुत पढ़ने से नहीं उसमें हो पाएगा।